तुझे पलकों पे बिठाने को जी चाहता है, तुझे पलकों पे बिठाने को जी चाहता है, तेरी बाहों से लिपटने को जी चाहता है। तुझे पलकों पे बिठाने को जी चाहता है, तेरी बाहों से लिपटने को जी चाहता है। खूबसूरती की इंतहा है तू, तुझे अपनी जिंदगी में बसाने को जी चाहता है। नमस्कार, हमारा नाम अविनाश झा। दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका नाम है मैं घर वापस आ गई। वैसे पहले एपिसोड में आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था, तो शायद आप लोगों के दिमाग से निकल गया है। तो ऐसा कीजिए कि अगर मेरी कहानी आपके दिल तक पहुंचती है और कनेक्ट कर पाते हैं तो अप्रिशिएट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बड़ा ज़रूरी होता है ये आजकल के माहौल में, वैसे हमेशा से ही ज़रूरी होता है। चलिए कहानी सुनते हैं। 28 का हो गया हूँ, यानी कि मेरी उम्र 28। ये बड़ा ख़तरनाक उम्र होता है। क्या है, इसमें जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो धीरे धीरे आने लगता है। तो मेरी माँ अब कहने लगी है कि शादी करनी पड़ेगी, अब और नहीं रुक सकते। मैंने इधर उधर देखा, थोड़ा अपने दोस्त यारों से सलाह मशवरा लिया। हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा है, तुम भी निपट लो। हमने सोचा चलो निपट लेते हैं, तो हमने हामी भर दी। कुछ 10 एक रिश्ते देखने के बाद इस बात का एहसास हो गया कि भैया ये फैसला जो अरेंज मैरिज वाला है ये कतई अपने बस की बात है नहीं। तो इससे पहले कि किसी आओ बहन चुगली करे टाइप से हमारी शादी हो जाए और हम निपट ले, हमने सोचा अपनी शादी की कमान हम अपने हाथ में रखते हैं। तो अपने अस्त्र और शस्त्र को लेकर, यानी कि लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए मैट्रिमोनियल साइट पे एक प्रोफाइल बनाया और इंतजार में लग गया कि सामने से इंटरेस्ट आए। हालांकि इंटरेस्ट जो है वो मैं भी भेज सकता था, लेकिन क्या है कि हम तो राजा बेटा है। पुरुष प्रधान देश में पुरुषार्थ का मसाल हम जैसे लोग ही लेके आगे बढ़ते हैं, और ऊपर से हमारा छोटा सा मेली जो हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि भैया तुम कतई बड़े हो। हालांकि वो ये भूल जाता है कि बेटा तुम्हारा जो एनुअल पैकेज है ना, उसमें सिर्फ इनो खरीद के बुलबुले ही निकाल सकते हो तुम। लेकिन खैर, बहरहाल इंतजार करता रहा। लेकिन जब एक हद पार हो गया तो मैंने सोचा कि यार ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा ईगो को कहीं और किराए पे डालो और अपने आत्मसम्मान को अपने अंदर समेट के खुद ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढना शुरू किया। प्रोफाइल पे जैसे ही पहुंचा तो नोटिफिकेशन बेल पे एक लाल कलर का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहां जाके देखा तो जस्ट ज्वाइन का एक मैसेज आया हुआ था। मैंने कहा चलो देखते हैं कौन है। मैंने प्रोफाइल खोला, उसका नाम अहिरा था। अब क्या है कि रूढ़िवादी जो इंसान मेरे अंदर बसता है, उसने सबसे पहले मुझे एक तमाचा मारा और मारते हुए कहा कि बेटा सबसे पहले जात पूछो कौन है, गोत्र देखो कौन है। तो हम जात और गोत्र के कॉलम में पहुंच गए। मराठा थी वो, यानी कि बवाल। बवाल यूं कि मैं लड़का बिहार का, वो लड़की महाराष्ट्र की। मैं छोरा मिथिलांचल का, वो मुलगी मराठाओं की। मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि इंटरेस्ट सेंड करूं या ना करूं, सेंड करूं या ना करूं। जब सेंड करने के लिए जाता तो मेरा दिमाग कहता अरे भाई, ना कम्युनिटी, ना जात, ना गोत्र, कहाँ मुंह मारने जा रहे हो। और जैसे ही सेंड करने के लिए पीछे हटता तो मेरा दिल कहता अरे जा, कोशिश तो कर। इसी उधेड़ बूंद में मेरी उंगली ने गुस्ताखी की, मुझसे पूछे बगैर सेंड पे क्लिक कर दिया। हालांकि ये मेरे दिल की जीत थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को ढाढ़स देते हुए ये सोचा कि ये भगवान की मर्जी है। क्या है ना कि हम इंसान हैं, हमारी जो सोच है ये बड़ी अजीब तरीके की होती है, क्योंकि इसमें हर वो अच्छी या बुरी चीज़ पहली बार जब हम करते हैं तो किसी और के कंधे से बंदूक चलाना चाहते हैं। मैंने भी वही किया, भगवान के कंधे पे बंदूक रख के चलाई कि ये भगवान की मर्जी है। मेरी उंगली ने बस एक हरकत की और सेंड क्लिक हो गया है। अब इंतज़ार उसके रिस्पॉन्स का। इंटरेस्ट एक्सेप्ट होगा या डिक्लाइन होगा, एक्सेप्ट होगा या डिक्लाइन होगा। इसी उधेड़ बूंद में एक हफ्ता निकल गया। यकीन रखिए, हर एक नोटिफिकेशन के साउंड पे मैं इस कदर दौड़ के जाता था लैपटॉप को देखने, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखने के लिए जाती है। रविवार का दिन था, तकरीबन 9 बज रहे थे। एक साउंड पॉपअप हुआ लैपटॉप पे, मैं गया वहां देखने के लिए। रिस्पॉन्स डिक्लाइन था। वो सारे सपने जो मैंने हाइपोथेटिकली सोचा था या फिर उसके साथ जिया था पिछले एक हफ्ते में, वो सब अचानक से बिखर गया था, अचानक से नर्म पड़ गया था। दबे पांव चुपके से आता है, इश्क कहलाता है। दबे पांव चुपके से आता है, इश्क कहलाता है। शोर नहीं करता,
बस धीरे से रूह में समा जाता है, बस धीरे से रूह में समा जाता है। इंतजार बस एक नजर भर देखने की, इंतजार बस एक नजर भर देखने की, फिर ना कहकर अपने मन को बहलाता है। दबे पांव चुपके से आता है, इश्क कहलाता है। हालांकि मुझे इसका निष्कर्ष बहुत पहले से ही पता था कि ये रिस्पॉन्स डिक्लाइन ही होने वाला है, लेकिन पता नहीं, मन है बावरा सा है, बहुत सारी उम्मीदें लगा के खुद से ही बैठा रहता है। मैं भी बैठा था, लेकिन अचानक से जब डिक्लाइन का मैसेज आया तो मैं अपनी कपोल कल्पना से जाग उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब मेरा कदम क्या होना चाहिए, लेकिन अब हार मानने वालों में से तो रहा नहीं। एक ढीठ की तरह सोशल मीडिया पे उसे ढूंढना शुरू किया। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इंस्टाग्राम पे मिली। अकाउंट प्राइवेट था, लेकिन थोड़ी क्रीप वाली हरकत की, मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। मैंने कहा देखते हैं। हालांकि मुझे पता था कि एक बड़े से आकार के पतीले जितना जज किया जाऊंगा मैं, लेकिन इस वक्त मुझे किसी भी परिणाम की चिंता नहीं थी। मैं बस इतना सोच रहा था कि वो मेरा रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे ही सही एक्सेप्ट तो कर ले। जिंदगी कुछ चुप सी है, कहने को है बहुत कुछ, लेकिन एक खामोशी सी है। जिंदगी कुछ चुप सी है, कहने को है बहुत कुछ, लेकिन एक खामोशी सी है। ना समझ पाया मेरी उन अनकही बातों को, ना समझ पाया मेरी उन अनकही बातों को, मेरी दिल की अंधेरी रातों को। मैं बस इंतजार करता रहा कि कोई तो समझेगा मेरी अनकही बातों को। जिंदगी कुछ चुप सी है। बहरहाल इंस्टाग्राम पे मैं उसे रिक्वेस्ट भेज चुका था और इंतजार कर रहा था कि कब वो एक्सेप्ट करेगी। वो पल भी मेरी जिंदगी में आया और उसने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। मजा ही आ गया। दिल मेरा इतना खुश हो रहा था कि क्या बताएं आपको। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में कभी आई हो तो शायद आप समझ पाएंगे इस फीलिंग्स को। खैर, इससे पहले कि मैं उसे मैसेज में कुछ लिखता, उससे कुछ पूछता या फिर उसे कुछ बताता, उसका सामने से मैसेज आ गया। तुम्हें समझ नहीं आता, मैट्रिमोनियल साइट पे रिजेक्ट कर चुकी हूं ना, तो यहाँ क्यों पीछा कर रहे हो। कसम से जो क्रीप वाली फीलिंग आई ना, खुद को देख के शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन थोड़े ढीठ किस्म के हैं हम, तो हमने भी मैसेज किया। मैं जानता हूं कि आपने वहां पे मुझे डिक्लाइन किया है, मुझे बस आपसे माफी मांगनी थी, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। तो उसने कहा हाँ मांगो। हालांकि माफी वाली बात तो पीछे रह गई, लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक आर्गुमेंट चलता रहा। मैंने माफी नहीं मांगी। माफी मांगने के अलावा मैंने वो हर बात की उससे जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जो पहली मुलाकात में किसी को नहीं करना चाहिए था। मतलब मेरा इंप्रेशन कतई खराब गया था। लेकिन 1 घंटे के चैट के बाद अगले दिन फिर बात शुरू हो गई और बातों का सिलसिला तकरीबन 1 महीने चला। उस 1 महीने के आर्ग्यूमेंट में मैंने उससे इतनी बार भीख मांगी, एक मुलाकात की, कि आप मुझसे मिलो, मुझे आपसे सॉरी कहना है। और वो बार बार डिनाई करती रही। लेकिन 1 महीने के बाद उसने कहा फ्राइडे शाम को 6 बजे, सिर्फ 10 मिनट। कसम से बता रहे भैया, इतनी खुशी तो तब भी नहीं हुई थी जब 10th में 45% आने पे पिताजी ने कूटा नहीं था। गजब की खुशी मिल रही थी। लेकिन सवाल यह है कि मैं खुश था या फिर मेरा मेल ईगो खुश था। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर आफ्टर ऑल खुश कौन था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे आ गया और मैं सज संवर के अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होके मिलने पहुंच गया। आधा घंटा पहले पहुंच गया था। लड़का जात थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी होता है कि भैया पहले जाके, और वो ऊपर से पहली मुलाकात। तो अपन 5:30 बजे पहुंच गए वहां पे। इंतजार करने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मुझे पता नहीं लगा कि 6 बजे का वक्त कब 6:30 हो गया और मैडम लेट है आधा घंटा। वो आधा घंटा लेट आई। मैं उसे दूर से आते हुए देख रहा था। सफेद रंग की कुर्ती पहन रखी थी उसने, कानों में एक लंबी सी बाली लटक रही थी और नाक के उल्टे साइड पे उसने एक छोटी सी नथ पहनी थी। खूबसूरत लग रही थी। और यहां पे मैं समझ नहीं पा रहा था कि कुछ तो हो रहा है। ये शायद मेल ईगो तो नहीं है, शायद उससे कुछ अलग है। मेरी भावनाएं मैं खुद जिंदगी में पहली बार नहीं समझ पा रहा था कि आफ्टर ऑल मेरी भावनाएं मुझसे चाहती क्या है। तुझे पलकों पे बिठाने को जी चाहता है,
तुझे पलकों पे बिठाने को जी चाहता है, तेरी बाहों से लिपटने को जी चाहता है। तुझे पलकों पे बिठाने को जी चाहता है, तेरी बाहों से लिपटने को जी चाहता है। खूबसूरती की इंतहा है तू, तुझे अपनी जिंदगी में बसाने को जी चाहता है। वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसने बड़े ही फॉर्मली तरीके से कहा हाय। मैं उसे एकटक देखता रह गया। वो बैठ गई थी लेकिन मैं उसे देख रहा था। फिर अचानक से मुझे अपनी हरकतों का ख्याल आया। मैं थोड़ा क्रीप टाइप का हरकत है। फिर मैं बैठ गया और बैठते मैंने कहा हेलो। उसने कहा हाँ माफ़ी मांगने तुम्हें, माफ़ी मांगो और ख़त्म करो, मुझे घर जाना है। हालांकि पिछले 1 महीने के आर्ग्यूमेंट में मैं इतना समझ गया था कि बात मुझे शुरू नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल वहाँ का थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। वो क्या है ना, पहली मुलाकात में हो जाता है। जब आप पहली मुलाकात में मिलते हैं तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फ़ोन पे कितनी भी बातें कर लें, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। शायद आप भी रिलेट करेंगे। तो वो ठीक वैसा ही माहौल बन रहा था, लेकिन मैं निश्चिंत था कि ये बात शुरू कर लेगी। और उसने ठीक वैसा ही किया, उसने बात शुरू कर लिया। 6:30 बजे आई, 8 कब बज गए पता ही नहीं चला। हालांकि मैंने माफ़ी मांगने के अलावा और भी बहुत सारी बातें कर ली, उसने भी बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन मैंने माफ़ी नहीं मांगी। अचानक से उसे घर से फ़ोन आया। उसने कहा मुझे घर जाना है और वो चली गई। मैं भी अपने घर पहुंचा और घर पहुंच के मैंने उसे मैसेज किया है। उसने कहा व्हाट। मैंने कहा एक्चुअली मैंने तो माफ़ी मांगी नहीं आपसे, मुझे माफ़ी मांगनी है, क्या हम मिल सकते हैं वापस। उसने मराठी में एक शब्द कहा, मकर तोंड्या। मुझे समझ नहीं आया। हालांकि फिर बाद में मैंने गूगल का सहारा लिया तो पता लगा उसे कहते हैं बंदर सी शक्ल के। बुरा रिप्लाई नहीं था, यानी कि शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर एक डर बैठा था। डर ये कि मैं मिथिलांचल का छोरा, वो मराठाओं की मुलगी। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या मेरा दिल फिर टूटेगा, क्या मैं फिर रोऊंगा, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो हो रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो कहानियों जैसा हो रहा है, कुछ किस्सों जैसा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो होने देते हैं, इसे रोकते नहीं हैं। पहले हफ्तों में मुलाकातें हुई, फिर रोज मुलाकातें शुरू हो गई। मुलाकातों के सिलसिले में उसने अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, जैसे उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसे किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे हंसी आती है, किस बात पे वो इमोशनल हो जाती है, किस बात पे उसके पापा उसे डांटते हैं, किस बात पे उसका भाई उसे परेशान करता है और किस बात पे उसकी माँ उसे लाड़ करती है। वो हर बात उसने मुझसे शेयर किया, जो बात शायद बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो, लेकिन जाते जाते हर बार वो ये बात कह के जाती कि ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, कुछ गलत मत सोचना। क्या करें, मैं भी रुका नहीं, मैंने भी मिलना जारी रखा। हम मिलते रहे और वक्त कब 6 महीने में बदल गया पता ही नहीं लगा। मैंने उससे एक दिन पूछा क्या होने वाला है हमारा। बेफिक्री से उसने जवाब दिया, मैंने तो कहा था कुछ ज्यादा मत सोचना। हालांकि मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, फिर अपनी बंदूक ऊपर वाले के कंधे पे रखी और चला दी कि जो होगा अच्छा ही होगा। एक दिन उसके हाथ में मेहंदी लगी थी और उसके घर से बार बार फोन भी आ रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि पापा ने किसी लड़के वाले को घर पे बुलाया है। हालांकि मुझे मेहंदी का रंग पसंद नहीं था, लेकिन मुआ मेहंदी मेरे इश्क में काफी महक रहा था उस दिन। वो जाने वाली थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि सब कुछ बदलने वाला है। परियों की कहानी नहीं चल रही है यहाँ पे। मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसके हाथों को पकड़ के मैंने अपना सर उसके कंधे पे रखा। उसने कहा एडवांटेज ले रहे हो, मैंने कहा लेने दो। उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा अब हम कल से नहीं मिलेंगे। और शायद मेरे आंखों से बेईमान आंसू का एक कतरा गिर गया।
अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ कि चीज़ें बदलने वाली है। इंसान तो हम वही रहेंगे, लेकिन शायद हमारा वक्त बदल जाएगा, हमारी भावनाएं बदल जाएगी। एक दूसरे के लिए जो सोच हम रखते हैं, शायद उसमें किसी तीसरे की दखल हो जाए। मैं जाने लगा तो उसकी आंखें नम थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की रोज मुझे कह रही थी कि कुछ आगे मत सोचना, कुछ गलत मत सोचना, वो मेरे इस बात पे रोने से सूरत बना के क्यों खड़ी है। मैं उसके पास गया तो वो सांस नहीं ले पा रही थी। रोना चाहती थी, रो नहीं पा रही थी, हिचकियां ले रही थी। उसे अचानक से इस बात का एहसास हुआ था कि अब मैं और वो नहीं रहने वाले हैं। वो सारी की गई बातें जो उसने मुझसे की है, वो उसे शायद किसी और से करनी पड़ेगी, या फिर वो सारी बातें अब वो जिंदगी में कभी नहीं करेगी। वो सारे मोमेंट्स जो हमने साथ बिताए थे, वो शायद अब नहीं होने वाला है, या फिर किसी और के साथ होने वाला है। मेरा वहां पे थोड़ा और भी रुकना शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैं घुटन सी हो रही थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऑटो जा रहा था, मैंने ऑटो वाले को हाथ दिया, ऑटो वाला रुका। मैंने उसे अपनी जेब से 500 का नोट निकाल के दिया और मैंने कहा, भैया इसे घर छोड़ दो। मैं अपने घर वापस आया, दरवाजा खोला, घर के अंदर अहिरा बैठी थी। मेरी आंखें जो मुझसे बिना पूछे कई लीटर पानी बहा चुका था, वो अचानक थम सा गया। शायद आंसू सूख गया था। दर्द इतना बढ़ गया था कि उसका एहसास शायद अब खत्म होने लगा था। वक्त बहुत कम था, लेकिन मैंने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, तुम्ही ने तो ऑटो वाले भैया को कहा था घर छोड़। मैं घर आ गई। तो ऐसा भैया शूट हो गया खत्म। और अगर हमारी कहानी आपके दिल तक पहुंची है और आपके दिल का दरवाजा खोल चुका है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अभी तक नहीं खुला है तो कोशिश कीजिए कि एक बार खुल जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमको भी मोटिवेशन मिलेगा नया नया वीडियो बनाने का, नई नई कहानी सुनाने का। और देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अपना सारा राज खोल रहे हैं आपके सामने। सब्सक्राइब तो इतना डिजर्व करते हैं, लाइक डिजर्व करते हैं। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और वापस घूम घूम के आते रहिए।